हैं, लेकिन समाज की सेवा में सब समर्पित हैं। तो मैं शुरुआत करते हुए आदरणीय विजय सांपला साहब, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार, हमारे महासंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी, अगर भारती जी निकल जाए तो करेक्ट करवा देना, तो भारती जी का बोलते बोलते आदत पड़ गई हमारे कार्यकारी चेयरमैन अशोक कुमार जी। कोई नहीं, अगर नाम भी ले लोगे श्रद्धांजलि हो जाएगी तो आज की सभा में मैं धन्यवाद करूंगा माननीय विजय सांपला साहब का, इनका प्रेम और स्नेह। जब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री थे तो कोठी पर जब बाबा साहब का स्टेचू लगा, जब रेनोवेशन हुआ सब उस समय से लेकर के हम लोग, और जब तक मंत्री रहे कोठी पर चाहे कोई भी कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में महासंघ के लोगों को जो प्यार और स्नेह हमारे सांपला साहब ने दिया, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और वो जो कोठी थी, वो कोठी तो हमारी अपनी थी, हम भी हमारी कोठी बनी हुई थी एक किस्म से, अब भी है। और आज जो नया 2 नंबर मिला है, 2 नंबर अभी बिल्कुल सामने लोधी एस्टेट 2 नंबर की कोठी अलॉट हुई है, उसके लिए जोरदार तालियां। काम सारा 1 नंबर का ही करना है तो मैं अभी जैसा सर की अनुपस्थिति में बात हो रही थी, ग्वालियर में अभी सर ने 2 मेंबर्स को डेप्यूट किया था उस कार्यक्रम, क्योंकि सर तो विदेश का कार्यक्रम हो गया, लेकिन सर ने 2 मेंबर हमारे जो कमीशन के हैं, श्रीमती अंजू बालाजी और हमारे सुभाष पारदी साहब। लेकिन सुभाष पारदी साहब का बड़े भाई साहब की अचानक ही डेथ हुई नागपुर में, और उनका प्रोग्राम, लेकिन जो लोग हमारे ग्वालियर गए थे वो लोग साक्षी है कि मैडम आई और मैडम ने कितना हौसला हम सबका बढ़ा करके और अपने जो उपस्थित थी उससे हमारे को कितना गौरवान्वित किया। उसमें जैसा मैंने कहा कि नई कार्यकारिणी चुनी गई है महासंघ की, और ये महासंघ इसी कमीशन की देन है, ये महासंघ इसी कमीशन की देन है। ये यही 1997 में यही इसी चैम्बर में 5वें फ्लोर पर बैठ के बनाया गया। याद होगा कि हनुमंत थप्पा साहब ने ये कहा था कि मुझे अगर आप 10,000 लोग दे दो तो मैं आपके रिजर्वेशन के एंटी जो ऑर्डर्स इशू हुए हैं मैं सारे वापस करा दूंगा। ये बात सही गलत है? और उस दौरान इसी चैम्बर में बैठ करके, जिसमें माननीय विजय सांपला साहब बैठ रहे हैं, इसी चैम्बर में बैठ करके इस संगठन का गठन हुआ था, और उसमें तत्कालीन जो हमारे IRS थे उनको चेयरमैन, और PNT के जो हमारे सब बहुत बड़े नेता थे ब्रह्मपाल साहब, उनको राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया। ये बात सही है? और उसी ग्वालियर में फिर 2 साल 3 साल बाद उनकी जगह मुझको जिम्मेदारी दी गई, और हमारे जो थे, इनको कहें उदित राज, अब तो उदित राज है, तब तो रामराज थे उस समय, तो उनकी जगह फिर सोमनाथ हंस जो इंडियन रेलवेज के थे उनको चेयरमैन बनाया गया। और उसके बाद में फिर परिवर्तन हुआ तो DC कपिल साहब जो दिल्ली विद्युत बोर्ड फेडरेशन से थे उनको चेयरमैन बनाया गया। और उसके बाद फिर परिवर्तन हुआ तो फिर जो है हमारे जो इंजीनियर DS भारती साहब है उनको चेयरमैन बनाया गया। फिर एक परिवर्तन हुआ, अशोक कुमार जी को भारतीय रेल से चेयरमैन बनाया गया, और अब फिर एक परिवर्तन हुआ है कि फिर विद्युत बोर्ड फेडरेशन से राजेंद्र प्रसाद जी को चेयरमैन बनाया। जोरदार तालियां राजेंद्र प्रसाद जी। तो शादी होती है तो शादी क्या होती है? मान्यता होती है। शादी क्या होती है? मान्यता होती है। हालांकि अगर विदेश जाओ तो कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा तो उस शादी को, लेकिन फिर भी हमारे भारत में मान्यता ये है कि शादी जब होगी तो समाज के बीच में होगी, दोनों पक्षों के बीच में होगी। तो ये जो महासंघ है, क्योंकि ये तो समाज का ही संघ है, इसके लिए समाज की मान्यता होना, समाज की मान्यता होना, ये बात सही है कि समाज की मान्यता नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी? तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि हमारे चेयरमैन और वर्किंग चेयरमैन साहब, हमारी परिपाटी है कि हमारे, कई बार हम सोचते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन आपको ये पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है एक संवैधानिक आयोग है। आर्टिकल 338 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 के अंदर इसको सिविल कोर्ट की पावर्स हैं। ये किसी भी डॉक्यूमेंट्स को समन कर सकते, बुला सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और उसमें अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। देश के किसी भी आदमी को अगर किसी के पास पावर है समन करके बुलाने की, तो किसके पास है? हमारे इस आयोग के पास है पावर। ये बात से गलत है? और उसके जो चेयरमैन हैं हमारे समाज के, जैसे भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, इसी तरीके संवैधानिक दायरे में हमारे आयोग के चेयरमैन हमारे समाज के प्रथम नागरिक होते हैं। जोरदार तालियां। अब मैं चाहूंगा कि हमारी परिपाटी, इससे पहले कि हम अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का परिचय कराएं, मैं चेयरमैन और वर्किंग चेयरमैन साहब से कहूंगा कि हमारे समाज के प्रथम नागरिक माननीय विजय सांपला जी को अपनी परंपरा के अनुसार पगड़ी, शॉल और बुके देकर मैं सम्मान
आइए दोनों का जल्दी बन गए। प्रधान सचिव को मंत्री बोलते हैं ना। सागर आईपीएस अभी नहीं आए हैं और महेश अहिरवार जी जो कि ग्वालियर से वो इसी कड़ी में केपी सिंह साहब जो इंजीनियर इन चीफ जयप्रकाश जी आ जाएं, होशियार सिंह जी चेन्नई जी पाए, एनटी राम साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है जो बीएसएनएल के भी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, जोरदार तालियां उनके लिए। कैनरा बैंक के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। और राजेंद्र कुमार विश्वविद्यालय बैंक ऑफ इंडिया से, नेतराम ठकेला साहब डिफेंस के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी नेतराम ठकेला जी, बालाग्राम बौद्ध जी डीएससी एंड टीएसआरसी से हैं, शारदा देवी क्योंकि वहां से वाराणसी से वो नहीं आ पाई हैं, अशोक कुमार मीना जयपुर से वो भी नहीं आ पाए हैं। धर्म सिंह जी बैंक ऑफ बड़ौदा से हैं, वो आज बाहर हैं। केपी सिंह साहब, सत्यम बरिया जी सिडबी बैंक से हैं और मनोज अंतानी साहब हमारे जो है वो मीडिया समता आवाज से हैं, सेक्रेटरी मीडिया मनोज अंतानी जी। जनरल सेक्रेटरी जो हमारे सेंट्रल बैंक के जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम छूट गया है, क्षमा चाहता। राजेंद्र प्रसाद चौधरी साहब का भी याद जी जो हमारे प्रधान महासचिव हैं, प्रधान बड़ी माला डाल नहीं आगे तो चला करके आएंगे भाई, इतना तो रखना इतना आप ही बोल देना, ठीक है। कि आयोग के चेयरमैन के रूप में हनुमंत थप्पा साहब ने आप सबको हम सबको यहाँ बुलाया था और कल जब सर से हमने निवेदन किया, देखिए सबसे पहली बड़ी बात कि हमारे जो संवैधानिक हेड हैं उनके चैम्बर में बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज तक कमीशन जब से बना तब तक उसमें टॉयलेट ही नहीं बना, जबकि एक मैंडेटरी प्रोविजन था। सर ने कहा कि हम बनाएंगे, हम बनवाएंगे टॉयलेट। सबसे पहला काम तो सर ने कहा पांचों मेंबर्स, तीनों मेंबर्स, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन के चैम्बर में जो एक संविधान एक आवश्यकता थी, वो सर ने उसको मतलब फिजिबिल करके और आज सभी चैम्बर्स में। दूसरा सबसे बड़ा काम कि बड़े लंबे समय से बात चल रही थी कि भाई दफ्तर बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बहुत कोशिश हो रही, लेकिन दफ्तर बड़ा नहीं हो पाया। और हमारे सापरा साहब ने आने के बाद में सबसे पहला काम ये किया, क्या किया? सबसे पहला काम ये किया कि आयोग के दफ्तर को कितना बड़ा था उससे 2.5 गुना कर दिया, 2.5 गुना बड़ा कर दिया। नीचे क्या कर रहा है? 2.5 गुना बड़ा कर दिया। ये बात सही गलत है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि, और दूसरी बात ये है कि रात के 11 बजे तक भी हियरिंग है चलती हैं। सोमवार मंगल बुध तो कई बार मिलने का टाइम ही हमारा 6 बजे 7 बजे 8 बजे हो जाता है कि भाई अभी। अच्छा दूसरी बात यह है कि हियरिंग चलते समय चाहे इंतजार तुम्हें कितना ही करना पड़े, इंतजार करना पड़ेगा। हियरिंग पूरी करके सांपला साहब अपना पूरा दिन का जो शेड्यूल है पूरा करते हैं और जितना बेस्ट वो अपने समाज को दे सकते हैं उतना देने की पूरी कोशिश करें। जोरदार तालियां। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो महासंघ है, इस महासंघ ने अपनी जिम्मेदारी को, सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि 97 में रेल साथ था, पीएनटी साथ था, एलआईसी साथ था, बैंक साथ थे, ये बात सही है, बीएसएनएल साथ था, जितने डिपार्टमेंट 97 में साथ थे। कोई हाथ उठा के बताओ सब साथ हैं या नहीं है? सारे साथ हैं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि कुनबे को इकट्ठा करके लेके चलना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इसमें सांपला साहब का, जब मिनिस्टर थे तब भी हमारी समस्याएं आती थी, तब भी तुरंत फोन करते थे, यार ये ठीक कर लो भाई,
और अब तो वो संवैधानिक हेड हैं, अब तो उनके अधिकार क्षेत्र में सब चीज आती है। जब भी कोई समस्या उनके संज्ञान में लाई जाती है। पिछले दिनों आपने देखा विज्ञान भवन के अंदर इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम, मानते हो नहीं मानते? भाई साहब 500 आदमी खड़े हुए हैं, 1500 बैठे हुए हैं, 1000 को एंट्री नहीं मिली, जो सच बात है। कितना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम माननीय साहब। और सुनिए, आपने नहीं देखा, मैंने देखा, पूरा परिवार, ये मैं वो नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअल हुए, पूरा परिवार एक टांग पर जब प्रोग्राम को, और ये डायरेक्टर साहब और मैं दोनों, मेरे जहां हम दोनों को लगा रखा था, भाई तुम दोनों भी और हम लोग दोनों ने इनके मार्गदर्शन में जितना भी हम लोग कर सकते थे हमने पूरी कोशिश की। और ऐतिहासिक प्रोग्राम राष्ट्रपति का नहीं, पूर्व राष्ट्रपति का प्रोग्राम हुआ था भाई साहब। राष्ट्रपति होने कुछ और होती है और पूर्व राष्ट्रपति होने के बाद में बात कुछ और होती है। अब ऐसा है कि सर ने एक आदेश किया है, हम डिस्कस कर रहे थे, बाबा साहब का एक संविधान दिवस बनाना है। क्या करना है? क्या बनाना है? संविधान बनाना है। 25 तारीख को सरकार में एक मित्र हैं, उनके बहुत ही अजीज मित्र हैं, उनकी डेथ हो गई है, उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, तो उससे बड़ा कार्यक्रम तो कुछ हो नहीं सकता। 25 में सर ने कहा कि 25 में आप लोग इस कार्यक्रम को करो। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वो बुक कर दिया गया है। पहले विज्ञान भवन की बात हो रही थी, लेकिन फिर लास्ट में उसमें भी उसका प्रोग्राम आ गया प्रधानमंत्री जी का। भीम ऑडिटोरियम बुक करने के लिए सर ने खुद डायरेक्टर से बात की, लेकिन वहां पे राष्ट्रपति जी का 25-26 में कार्यक्रम है। इन परिस्थिति में 25 तारीख का, यानी कि कल का दिन ही बीच में है, परसों को आपको अपनी एकता एकजुटता दोबारा कर से दिखानी है। अब फ्राइडे है, वर्किंग डे है, तो क्या आप सब लोग छुट्टी, जो नौकरी में है वो छुट्टी लेने का मादा रखते हैं? सब छुट्टी लेंगे? छुट्टी लेंगे सर? 11 बजे वो हॉल, 11 बजे वो हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग 11 बजे भरा होना चाहिए। जब सर आए, हाथ उठा के बताओ, भरा रहेगा? हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट से, जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं, सब लोग जिम्मेदारी लेके जाएं कि हमें 25-25 आदमी अपने विभाग से लेकर के आने। ठीक है भैया? तो वहां पर 500 आदमी अपने आप ही, मिनिमम 500 आदमी खड़ा हो जाएगा। लैब सेशन भी होगा, तो हम चाहेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जिस तरह आपने विज्ञान भवन भरा था, उसी तरीके से आपको परसों को 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को भर करके अपने संविधान दिवस को, और बाबा साहब, हाँ परसों नहीं, अच्छा सॉरी 25 सॉरी अरे शुक्रवार, फ्राइडे 25 तारीख, फ्राइडे 25 तारीख समय 11 बजे। अगर कल परसों में गड़बड़ हो जाए, कई बार हो जाती है ना, तो उसमें हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करके अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन देने। ठीक है? तो मैं इसी अब अपनी बात को समाप्त करूंगा और आप लोगों से यही आह्वान करूंगा कि साथियों, गांव वाले जो लोग हैं वो रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास में कुछ भी नहीं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमने अप्लाई किया, रिजर्वेशन से हम लोगों को नौकरी मिल गई, सर लोकसभा के सांसद बन गए, अब आयोग के चेयरमैन हैं, कौशल जी डायरेक्टर हैं, मैं भी एक अधिकारी था, ये भी एक अधिकारी थे, ये इंजीनियर हैं, इस तरह में आप लोग में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, IAS IPS बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन सवाल ये है कि गांव में तो वही हालत है मेरे भाई, गलत तो नहीं करा मैं, गांव की हालत वही है, और वो हमारी तरफ को देखते, वो हमारी तरफ को देखते, ये बात से गलत है। तो हम लोगों को जिस तरह 97 में हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, 98 में हमने जिम्मेदारी निभाई, 99 में निभाई, लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पे आए, और दिल्ली की सड़कों पे आकर के सरकार जो है, देखिए मुझे आज भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक बात याद आती है, जो लोग उस डिस्कशन का हिस्सा थे वो साक्षी हैं। उन्होंने कहा यार अपना आप वजन बढ़ाओ, अपना आप जो है ये बढ़ाओ, क्योंकि मैं 18 दलों की सरकार चला रहा हूँ, आप थोड़ा अपनी बढ़ाइए इसको थोड़ा, अरे जब भी तो मैं करूंगा आपके लिए। ये कोई प्रधानमंत्री ऐसे बोलता है क्या? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी बात बोली, और बोल करके उन्होंने संविधान में 3 संशोधन किसने किए? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 3 संविधान में संशोधन करके हमारे रिजर्वेशन को बचाने का काम किया। जोरदार तालियां बनती है, बनती है नहीं बनती है? मेरा आपसे यही है कि फिर वही सरकार निजी जा रही है। हम सब लोग आज एक निवेदन करेंगे आप सबसे, क्या आरक्षण नहीं होना चाहिए? क्या सरकारी जमीन जो है, क्या प्राइवेट जो क्षेत्र है वो सरकारी जमीन को इस्तेमाल नहीं कर रहा है? सरकार की सस्ती दरें उसको जमीन नहीं मिल रही है? क्या सारा पैसा बैंक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है? अगर वो भी पैसा सरकारी है, जमीन भी सरकारी है, तो फिर SC ST के लोग जो 40 लाख थे सरकार की नौकरी में, आज 6 लाख के आसपास आ गए। 3 साल में संख्या घट करके 2 लाख पे चली जाएगी।
सरकारी क्षेत्र अगर समाप्त होना ही आज नीति बन गई, जिस तरह सरकारीकरण हुआ था जब उस समय की सरकार ने किया था, आज अगर निजी क्षेत्र भी आवश्यकता बन गई है तो इस कौम के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था होने के लिए कानून आना चाहिए। ताली तो बजी नहीं मेरी बात पे यार, मुझे लग रहा है आना चाहिए। हाथ उठा के बताओगे आना चाहिए। तो क्या इस पावन कार्य में आप सब लोग तन मन धन से साथ हो? सब साथ हो? सभी को जय भीम। और मैं यही कहूंगा, एकजुट रहो, एकता बनाए रखो। और जहां जहां ये मैनेजमेंट तोड़फोड़ कर रही है, मैनेजमेंट जहां जहां तोड़फोड़ कर रही है, मैं तो एक ऑफर दिया सर को कि सर आप एक चुनाव करा दो, गाड़ी कट जाएगी, जो असली होगा निकल के आ जाएगा। ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है हर जगह, बैंक में देखो हर जगह, LIC में देखो हर जगह फर्जीवाड़ा, क्यों भाई सही है गलत है? हमने कहा सर आप एक डायरेक्शन दे दो बैंकों को, LIC को, GIC को कि भाई आप एक चुनाव कराओ, एक चुनाव कराओ, जो जीत के आएगा वो ही लीड करेगा। अब जब ऐसी बात आती है तो जो जीतेगा नहीं वो मानता ही नहीं। जिसे पता है कि यार मेरे साथ तो आदमी कुल 250 हैं, बाकी तो बैंक जो है 48,000 तो दूसरे के साथ है। तो ये एक समस्या सर के सामने भी खड़ी हुई है, पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन साहब उनके सामने भी खड़ी हुई है। इसका भी हम सब लोगों को मिलजुल करके एक समाज के हक में कोई निर्णय लेना पड़ेगा और इसके लिए हम अलग से बैठेंगे। तो मैं अब निवेदन करूंगा, इससे पहले कि हमारे चेयरमैन साहब विजय सांपला साहब हमें संबोधित करें, क्योंकि लास्ट में हमारे जो इंजीनियर साहब है राजेंद्र प्रसाद जी वो एड्रेस करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा वर्किंग चेयरमैन अशोक कुमार जी 2 शब्द। आदरणीय विजय सांपला जी, माननीय चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, चेयरमैन फेडरेशन, आदरणीय श्री KP चौधरी जी, श्री कौशल जी और उपस्थित सभी सम्मानित विभागों से आए हुए सम्मानित पदाधिकारीगण और फेडरेशन के सम्मानित पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय KP चौधरी जी और राजेंद्र प्रसाद जी को कि मुझे पुनः जो जिम्मेदारी दी गई है फेडरेशन में कार्यकारी चेयरमैन की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से 1997 में रेल ने पूरी ताकत से मदद की थी, सबसे ज़्यादा भीड़ रेल में इकट्ठा होकर के आई थी, आगे भविष्य में भी इस तरीके के कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो रेलवे पूरा तन मन धन से आपका सहयोग करेगी और इस फेडरेशन को मजबूत करने में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे जिम्मेदारी दी है, उसका मैं ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय भीम। अब खड़े हो जाएं, जोरदार तालियां हमारे विजय सांपला साहब माननीय चेयरमैन साहब, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार बजाइए से। बहुत बहुत धन्यवाद KP चौधरी जी का भी, अशोक जी का भी, वकील चेयरमैन और हमारे राजेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी कमीशन की इस कार्यालय में इतना बड़ा बन गया कि आपकी मीटिंग भी संभव है। मैं ज़्यादा और नहीं बोलूँगा, बाकी तो जिस दिन कार्यक्रम होगा उसी दिन बात रखनी है। मैं तो इनको यही था कि हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम 25 नवंबर को, क्योंकि 26 को भी कई व्यवस्थाएं हैं, कि 25 नवंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान समर्पित किया और उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आप सब जानते हैं कि उसको उस दिन को संविधान दिवस के रूप में ऑफिशियली मनाना के लिए कहा। इससे पहले हम कुछ लोग बनाते थे, हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी, उनका भी कार्यक्रम करते रहे, उनके साथ भी करते रहे, मगर अब जो है 26 नवंबर को ये संविधान दिवस के रूप में सभी जगह मनाया जाएगा, ऐसा तय कर दिया गया। और इस उपलक्ष्य में हम सब फेडरेशन के लोग या बाकी सब लोग हम ही ना याद करें तो ये ठीक नहीं लगता। इसलिए हमने KP से भी कहा था कि चौधरी साहब कि इसमें हमें 26 नवंबर का कार्यक्रम संविधान दिवस के रूप में मनाया और ये बहुत बड़ी हमारे लिए उसी में उपलब्धि भी थी, क्योंकि उसी के दिन से
हमें कुछ न कुछ सम्मान मिलने की शुरुआत एक्चुअल में कानूनी तौर से मिली। वो अलग बात है कि 26 जनवरी को वो लागू हुआ और उसके बीच में पार्लियामेंट में बहुत सारी डिस्कशन भी हुई, रिजर्वेशन का विरोध भी किया और उसमें किस तरह से लॉबिंग की गई होगी तो ये भी श्रेय जो है, क्योंकि कानून आप भी घर में कोई काम करते हैं तो जब वो कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई घर का ही आदमी आपका विचारों से नहीं होता। तो यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या थी देश में, तो उसको लॉबिंग किया होगा, किन किन को बात बताई होगी, किन किन से बात की गई होगी कि किस तरह से कितना कठिन होगा उस समय। ये उसके लिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मेहनत है वही रंग लाई, जिसका 26 जनवरी को हमें उसके परिणाम स्वरूप मिला। तो इसलिए हमने यही तय किया कि भाई केपी चौधरी जी की फेडरेशन के माध्यम से हम कार्यक्रम करेंगे और बाकी जिन जिन को और को भी बुलाना होगा वो भी बुलाएंगे। और मैं तो आपकी सेवा में हाजिर हूँ कहूँगा, ऐसा मेरा आपको समर्पित है। और क्योंकि मैं आज के दिन में कोई ज़्यादा भाषण नहीं करने वाला, उस दिन भी तो कुछ बोलना है ना। केपी जी का तो चल जाएगा दोबारा रेपिटेशन क्योंकि इन्होंने बार बार आपसे तालियां भी लगवानी होती हैं, जरा जोर से एक बार लगवा दो, मैं तो वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। और अब कोई पता नहीं, ये कह देंगे इसी बात पे लगा दो क्यों नहीं? और ये बार बार भी पूछते हैं, ठीक है ना, मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ। मैं वो और उसमें थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए, कि नहीं चाहिए, ये होना चाहिए था कि नहीं। यहाँ पे तो है कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ये मैं भी पूछ लेता हूँ, मैं गलत तो नहीं कहा। तो सभी से निवेदन है कि 26 तारीख को 25 तारीख को, वो 26 संविधान दिवस इसलिए मुंह पे 26 तरह चढ़ा हुआ है, तो सभी 11 बजे वहाँ पर उपस्थित हों। और जैसे आपने पहले सभी ने मिलकर काम किया, क्योंकि जो पूर्व राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम किया वो ऐतिहासिक, बहुत बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम, क्योंकि जितना रश वहाँ था आज तक विज्ञान वो उस भवन में कभी नहीं, ये सब जानते। और ये मौजूदा जब राष्ट्रपति से तब भी नहीं हुआ सर। और इससे पहले ये एक और ऐतिहासिक है कि किसी भी पूर्व राष्ट्रपति का सम्मान हुआ ही नहीं, ठीक है। हाँ, इतना बड़ा तो छोड़िए, हुआ ही नहीं। और ये भी एक ऐतिहासिक, मगर ये किसी एक व्यक्ति ने किया होगा ऐसा संभव नहीं। अगर केपी जी कह देंगे मैं कर दूंगा, विजय सांपला कहे मैं कर दूंगा, तो एक व्यक्ति कहेगा तो शायद नहीं होगा, मगर सामूहिक कहेंगे तो सामूहिक मेरा अपना कर्तव्य समझ के करेंगे, हम भी करेंगे। बहुत सारी जगह पे हम राजनीति में रहते हैं तो ये काम करना है कि नहीं करना, तो सभी हाथ खड़ा कर देते हैं। और सुबह जब उनको बोलते कि तुम कहाँ हो, वो तो फिर मैं फलां जगह हूँ, मैं फलां जगह हूँ, फलां जगह हूँ। वो मुझे मालूम है राजनीति में करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग रहता है कि मैं आज तो मुझे तो काम पड़ गया, मैं कल से आ जाऊँगा, मैं परसों से आ जाऊँगा, ये सब चलता है। मगर हमने तो जब ये अपनी दिल से करेंगे कि ये मेरा काम है, तो फिर आराम से, फिर उसमें कोई चिंता नहीं होगी, फिर बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और तो जब हम मिलकर काम करेंगे तो बहुत बड़े बड़े काम भी हम कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि भाई हनुमत्ता जी के टाइम पे भी उनको ऐसा करोगे तो मैं कर दूंगा, ऐसा करोगे तो जब एकता होगी तो बहुत कुछ होगा। और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो कहा भी है कि एजुकेट तो होना है, ऑर्गेनाइज भी होना है, एजिटेट भी करना है। और जब तक आप
एजुकेट का मतलब आप अवेयर हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास बीए की एमए की डिग्री है। अवेयरनेस है, वही एजुकेशन मेरे हिसाब से, मेरे मानने के। और ऑर्गेनाइजेशन ये है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों भ्रम गया। मैं एक कहानी शायद पहले भी आपको सुनाई थी, कि उस कहानी के बाद मैं बात खत्म भी करूँगा कि एक गांव में बहुत गरीब था, उसके ऊपर शाहूकार का लाला था, उसका बहुत कर्जा चढ़ गया। और वो एक दिन तंग आके, शाहूकार क्योंकि तंग करता था, मेरा पैसा लौटा, अपना सारा घर बार उसको दे दिया कि ठीक है, ताला वाला लगा के भी मैं तेरे पास से लूँगा। वो काम छोड़ के चला। और उसके पास एक गधा था, तो गधे के ऊपर उसने अपना सामान रखा, बीवी बेटा बेटी को लेके जंगल की ओर चला। तो थोड़ी दूर जब गया तो जब शाम ढलने वाली थी, तब उसने उससे पहले उसने कहा कि बीवी को कि आप ऐसे करो, वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा खड्डा खोद के एक चूल्हा बनाओ। तो बीवी उठी और काम पे लग गई। बेटे को कहा कि तुम जाओ जंगल से लकड़ियाँ काट के लगा लेके आओ, ताकि हम लकड़ी जला के वो जलाने के लिए इकट्ठी करके लाओ, ताकि खाने में। और बेटी को कहा वो सामने नदी में जाओ, एक कनस्तर में से वहाँ से पानी भर के लाओ। बेटा अपने काम पे चला गया, बेटी अपने काम पे लग गई, वाइफ उसकी चूल्हा बनाने में लगी और खुद वहाँ से घास को इकट्ठा किया और एक रस्सी बनाने लग गया। तो जब देखना तो ऊपर पेड़ के ऊपर एक पंछी बैठा है। पंछी कहता है कि भाई तेरे पास खाने को तो कुछ है नहीं, ये आग भी जला रहे हो, पानी भी ले आए, ये भी कर रहे, लकड़ियाँ भी ला रहे हैं, और तू यहाँ रस्सी बना रहा है, ये क्या कर रहे हो? तो करना क्या, अभी हम कभी आएगा तुम्हें पकड़ेंगे, मारेंगे, खा जाएंगे और अपना पेट भरेंगे। तो पंछी एकदम से घबराया और कहा कि ऐसा करो, मुझे तुम मारना मत, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम ऐसा है कि परसों यहाँ पे कल रात को कुछ चोर आए थे, वहाँ खजाना दबाया उन्होंने, मैं आपको वो मदद करता हूँ, वो बता देता हूँ, आप वहाँ से खजाना ले लो, मेरी जान को। मैं वैसा ही किया, खजाना खोदा, खजाना निकला, लेके उसने गधे पे रखा, अपने वो बेटे तो गाँव गया, लाला को पैसे दिए, अपना घर बार आके संभाल लिया, साफ सफाई करके। रहन सहन में फर्क आ गया। तो जब उसका घर ठीक था तो लाला को अंदर से वो नहीं, यार इसके पास तो सारा कंगाल था, इसके पास पैसा कहाँ से आ गया? तो उसको बड़ी जिज्ञासा थी कि ये पूछने के लिए। तो जैसे उसने उसको एक दिन मनाया, यार पता करके लगा क्या है, कैसे हुआ ये? तो वो भोला था, गरीब आदमी था, उसने फटाफट लाला जी को जो कुछ थी कहानी बता दी कि ऐसे लेके गया, वहाँ पंछी ने ये किया, वो किया, हमने खजाना लेके आ गया। ठीक है बेटे, लाला चला तो गया, पर मन में था कि अगर इसके साथ हो गया तो मेरे साथ भी क्यों ना हो, मुझे भी शायद खजाना मिले। उसने भी अपनी पत्नी बेटा बेटी को लेके जंगल पे की ओर निकल गया, गधे को लेकर। और जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, जैसे उसने बताया था कि वहाँ पे बैठ जाना, वहीं जाके उसने कहा पत्नी को, ऐसे करो तुम वो यहाँ पे मिट्टी को खड्डा खोद के चूल्हा बनाओ, तुम एक दिन दूर से थकी आएंगे, अभी 10 मिनट तो बैठने दो, कर लेंगे आराम से। वो अपना बेटे को कहा कि लकड़ियाँ लेके आओ। मुझे क्यों कह रहे, ये भी तो बैठी है ना साथ में, बेटी की ओर इशारा करके, इसको क्यों नहीं कहते? वो अपनी लग गया, थोड़ा हड़काया तो वो गया, उसको भेजा, वो लेके इधर उधर घूमने लग गया। बेटी को कहा कि जहाँ वहाँ से पानी लेके आ, पानी तो मेरी बारी आ गई, मुझे हड़काना शुरू कर दिया, मैं बेटी हूँ इसलिए मुझे करना शुरू कर दिया, हमारे साथ ऐसा होता। उसने भी तो वो खुद रस्सी बनाने लग गया। सेम पंछी ऊपर बैठा था, उसको पूछता, भाई तुम्हारे खाने को तो है नहीं, क्या करोगे? तो करना क्या है, अभी तुम्हें पकड़ेंगे, मारेंगे, खाएंगे, का काम नहीं है मुझे पकड़ना, तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम में हिम्मत नहीं है कि सको, मैं डाल पे उस डाल पे बैठ। तो कहने ने कहा कि ये बात
उसको क्यों नहीं, उड़ तो उसके भी सामने भी सकते थे, उसको तो अपने खजाने का पता बताया। तो मेरे मतलब मेरे को कह जाऊंगा तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकते। कारण था उन परिवार में एकता भाव। पिता कह रहा था, जो घर के मुखिया कह रहा था, उसकी पत्नी मान रही थी, आज्ञाकारी थी, उसकी बेटा आज्ञाकारी था, उसकी बेटी आज्ञाकारी थी, और उनके बीच में इत्तेफाक इतना था कि वो मुझे में कितना भी भाग लेता वो मुझे ढूंढ सकते थे, पकड़ भी सकते थे, मार भी सकते थे। तुम्हारे बीच में इत्तेफाक नहीं है, तुम्हारे में एक, और इसलिए अब और घर जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर ये बताने का है कि अगर एकता में हो, बल कितना है। अगर आप सब में एकता रहेगी तो पंछी जो उड़ सकता है, जिसको पकड़ना असंभव लगता है, वो भी डरता है। अगर आप में एकता नहीं है तो आपसे चींटी भी नहीं मारी जाएगी। ठीक है, तो ये जरूर है कि आप जितना इत्तेफाक रखोगे, जितना आप संगठन को मजबूत करोगे, जितनी एकता दिखाओगे, जितनी स्ट्रेंथ दिखाओगे, उतना ही आप दहशत भी फैला। अपनी दहशत का मतलब गुंडागर्दी नहीं है, दहशत का मतलब प्रभाव है। आपका प्रभाव भी सही जाएगा। आप किसी कार्यालय में भी जाएंगे तो सत्कार के साथ बिठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उनके पास स्ट्रेंथ है। और अगर नहीं होगी तो आपका बार बार वो भी कहेगा उधर बैठो, चल के बुलाते हैं। तो ये जरूर हमारी है, और इसी से निवेदन है कि आप अपना संगठन को भी मजबूत करें, अपने अपने डिपार्टमेंटों में संगठन को भी मजबूत करें, और साथ में अपने ज्वाइंटली कार्यक्रमों में भी अपने पूर्वजों भी, डॉक्टर अम्बेडकर जी, भगवान वाल्मीकि जी, ज्योतिराव फूले जी और गुरु रविदास जी, इन सब का भी सम्मान करते करते अपनी एकता जुड़ी। क्योंकि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं देख कि हम कुछ न कुछ बराबरियों में बढ़, ये वाल्मीकि है, ये एसटी है, ये रविदासिया है, ये रेंगर है, ये इन चीज़ों को छोड़ हम एक अनुसूचित जाति के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी महार के लिए नहीं काम किया, हम सब के लिए किया, और उसमें सभी अनुसूचित जाति के लिए। इसीलिए हमें भी जब काम करना, हमारे सामने एक ही कास्ट होनी चाहिए, वो है अनुसूचित। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इसलिए मैं इसी निवेदन के साथ फिर एक बार आह्वान करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि जो हमारा 25 तारीख का कार्यक्रम है, उसमें जितने अंदर हों उससे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जब किसी को दिखना चाहिए, और जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए मैं सिर्फ इसी निवेदन से, बाकी बातें हम 25 को करेंगे। बहुत बहुत जय भीम। सबको बधाई दे दो सारे चुनाव। जो नए आए हैं, ये बधाई भी हो, क्योंकि आपने नया कंस्टिट्यूट किया है अपनी टीम को, और ये भी है तो जिस तरह से आप अभी 97 का इतिहास बता रहे थे, आने वाले समय में 2022 का इतिहास भी लोग बताएंगे। ये इस टीम से अपेक्षा है, इस टीम से अपेक्षा है कि अपना कल को कोई याद करे तो ये करे कि 2022 में जो टीम बनी थी उसने ये किया, उसने वो किया। चाहे मैंने तो काम तो यहाँ पे CPW के वर्क करते थे, मगर नाम तो मेरा लग गया ना कि ऑफिस बड़ा हो गया, ये हो गया, टॉयलेट बन गए, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले कर दिए। और सबसे ज़्यादा अभी हीरिंग हमारे यहाँ पे होती है, सक्सेस रेट भी बहुत है, 90% सक्सेस रेट भी है। 90% जोरदार तालियां बजाओ यार, 90% सक्सेस रेट। चलिए, अभी तक यानी जितना भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कभी हड़काना भी पड़ता है, कभी मनाना भी पड़ता है। आज ही केस एक मनाना भी पड़ा हमें जी, क्योंकि हमारे एक केस था जो उत्तर प्रदेश में था, हमारे भंते जी थे, और उनका बेनिफिट भी करवा दिया, मगर ये भी कहा कि देखिए उसको बड़ी मुश्किल से मनाया है। यानी काम भी हो गया है, हमें तो काम से मतलब था। और बहुत सारी जगह पे मेरे पास केस भी आते हैं, बहुत सारे लोगों को केस बड़े सॉलिड है, बहुत सारे तो ऐसे भी आते हैं कि उनके केस में कोई दम ही नहीं होता,
मगर फिर भी ऐसा कोई केस नहीं गया कि जिसमें मैंने कहा हो कि भाई तुम्हारे केस में कुछ नहीं है, जाओ ये नहीं कुछ है। मैंने उनको बैठाया और उसको बाहर निकाला, फिर भी अधिकारियों को कहा इसका बनता नहीं है, मगर फिर भी दो। अरे वाह, वेरी ग्रेट 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 ग्रेट। और ये केस मेरे पास 5-7 ऐसे हो गए। रेलवे में आया जिसमें उसका कोई केस नहीं था, शायद वो रेलवे में अपने लोकोमोटिव क्या वो इंजनों के ड्राइवर जो थे उनके लिए एक पॉलिसी निकाली थी कि अगर वो 55 साल में रिटायरमेंट लेता है और उसके बेटे को आईआईटी अगर आईटीआई किया हुआ है तो उसको हम उसको नौकरी दे सकते हैं, टेक्निकली उससे स्किल्ड हो। तो यहाँ पर हमारे पास आया था, ना तो उसने वीआरएस लिया, ना तो 55 साल हुए, ना और ना ही उसने वो रिटायरमेंट उस पॉलिसी में लिया, दोनों में नहीं था। और ना ही वो लड़का एलिजिबल था क्योंकि उसके पास टेक्निकल वो आईटीआई का डिप्लोमा नहीं था तब। मगर जब हमने उसको कहा तो बाद में बैठाया उसको, भाई तेरे केस में तो कुछ नहीं बनता क्योंकि तू पॉलिसी में रिटायर नहीं, मगर तेरे लिए मैं जो करूँगा कुछ ना कुछ तो करूँगा। और उसको बाद में डीआरएम को कहा कि इसका क्या करोगे बताओ, इसका भला हो गया, गलती हो गई, ये हो गया। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया गाड़ियों की सफाई के लिए भी, वो जो होता है वो 2-3 गाड़ियों का उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और जिसके साथ उसका अच्छा खान पीन भी चल जाए, यानी 30-35 हज़ार का वो महीने का बनाने का शायद। बहुत बढ़िया, बहुत। ऐसे मान लो ऐसे केस और भी हैं। आज भी जिसकी बात कर रहा हूँ, आज ही एक ऐसा केस भी एडजस्ट किया, वो भी रेलवे का ही था, वो भी रेलवे के। तो ऐसा ही तो और भी डिपार्टमेंट के थे, दूरदर्शन का भी है, अभी अभी किया हमने, और कई शिक्षा विभाग के भी हैं जिनमें उनका अधिकार नहीं बनता या जो उसका क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन को फुलफिल ही नहीं करते, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसका कहीं एडजस्ट करवाते। और अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आपको मिलेगा कि विजय सावला जो चेयरमैन बैठा था उसने किसी भी कहा कि जाओ आपका केस में कुछ नहीं, ऐसा कहीं नहीं। ये आप सबका प्यार है या आपकी ताकत है कि मुझे अगर करूँगा तो मेरी मान लेंगे, तो उसका कारण भी आप है। तो मैं कहूँगा तो वो खड़े हो जाएंगे। अगर मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं होगा, मेरे साथ मैन पावर ही नहीं होगी, तो शायद कौन करेगा। तो इसलिए आप सबका स्नेह भी बना रहे और आप सब में एकता भी बनी रहे। और फिर आप सबको बधाई, आप सबको फिर जो है आगे बढ़ने के लिए हमारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही कार्यक्रम हमने भविष्य में भी करना, यहाँ पर एक ही कार्यक्रम नहीं है, और भी कार्यक्रम करते रहना है। इसलिए आप सबका स्नेह भी बना रहे। इन्हीं शब्दों से फिर नई टीम को बधाई के साथ आप सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। पहली बार सर ने बताया नहीं, मैं बताता हूँ। कौशल जी सारे बैंकों के चेयरमैन को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बुलाना, शायद कमीशन की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट टाइम, कमीशन की हिस्ट्री में पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बराबर में बैठी है, सर बैठे हैं, सारे बैंकों के सीएमडीज को बुला करके आपके समाज की बात की गई। जोरदार तालियां इसके लिए। और डिसीजन कराए समाज के हक में, समझ बात है। और उसका प्रचार प्रसार भी कहीं नहीं है कि भाई ये काम हमने इतना बड़ा किया, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री है कमीशन में। आप और हम और कौशल जी तो कमीशन को 25 साल से देख रहे हैं, जब रामधन जी चेयरमैन थे। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा सर, मैं स्वर्गीय सूरजभान साहब को याद करूँगा। हमने उनसे कहा कि साहब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हमारी एक मीटिंग तो करवा दो। उन्होंने विनोद राय जो बाद में सीएजी बने और पहले वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनको बुलाया और बुला कर हरियाणा वाली भाषा में कहा, अरे भाई विनोद राय भाई एक मीटिंग तो नहीं करो भाई, जैसे सीधम सेट बात। तो उन्होंने ठीक है सर कर दे, और वो मीटिंग हो गई। और उसका परिणाम सर ये हुआ कि पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के जितने भी पार्ट टाइम स्वीपर्स 2-2 घंटे काम करके सीढ़ियों पे बैठे रहते थे, 1.5 लाख पार्ट टाइम स्वीपर सारे नेशनलाइज बैंकों का, LIC का, GIC का फुल टाइम हो करके आज बाबू बन करके सारे दफ्तरों में बैठा हुआ। बात सही है भाई? अरे सही है बात है। ये स्टेट बैंक में भी हुआ, यूनियन बैंक में भी हुआ, GIC में भी हुआ, LIC में भी हुआ, सब में हुआ। लेकिन सर दुर्भाग्य हुआ कि वहां पर एक हमारे
ब्राह्मण थे, यहीं पे डिप्टी डायरेक्टर भी थे वो, समझे बात। भट्टाचार्य साहब वो जॉइंट सेक्रेटरी बन गए, SC/ST के इंचार्ज बन गए, और उन्होंने सर उस मीटिंग को उस दिन से बंद कराया। मेरा निवेदन ये है कि हर साल में एक उसमें प्रस्ताव पास हुआ था रिटिन में, हर साल एक मीटिंग SC/ST फेडरेशन के जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ होगी, उसमें शायद 80 लोग कम से कम बुलाए जाते थे। बात सही है भाई? हाथ उठाएं, बैंक वाले लोग हाथ उठाएं, ये बात सही है। और उसको मीटिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए और समाज की समस्याओं का समाधान हुआ। तो मैं निवेदन करूंगा सांपला साहब से कि वो मीटिंग जो लगातार चलती रही 2012, 13, 14, 15, और जो उस भट्टाचार्य ने बंद करा दी, जिसको कि हमारे कौशल जी जानते हैं, समझने बात आप, इस मीटिंग को दोबारा कर से शुरू करवा जाए। सहमत हैं आप लोग? ठीक है। और सर एक लास्ट में एक गुजारिश और है। ऐसा है कि एक आदमी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होता है और HOD बनते बनते उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनता है। ये बात सही है? अब वो इतना अनुभव होता है उसको, लेकिन अब जो नया असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो रहा है, उन दोनों को हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। अगर किसी संगठन में कोई एम्प्लॉई या उनका पदाधिकारी रिटायर हो जाता है और वो संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन में चुना जाता है, तो संबंधित विभाग कहता है कि रिटायर्ड आदमी को हम एंटरटेन नहीं करें। पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें शुरुआत की। उन्होंने 2 लोगों के लिए रिटन में आदेश जारी किए हैं कि जो लोग विधिवत रूप से चुने हुए पदाधिकारी हैं, अगर रिटायर हो गए हैं और उनकी संस्था ने उनको चुना है, तो उन लोगों को ऑफिशियल मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। मेरा अनुरोध सर ये है कि आयोग की तरफ से भी एक 2 लाइन का पत्र इस संबंध में चला जाए, जिससे कि ये जो मैनेजमेंट तोड़फोड़ कर रही है, अरे नैनावती कर रही है तोड़फोड़, नहीं कर रही? कर रही है, नहीं कर रही है? अरे विनोद जी कर रही है। रिटायर का मतलब है वो कीमती आदमी निकाल दो और नए आदमी पे हाथ रखो और उसे अपने फेवर में ले लो। यही हो रहा है। इससे समाज और संगठन दोनों कमजोर हो रहे हैं। ये मेरा अनुभव है 35 साल का। ये सही है गलत है? तो सर मेरा ये इशू है थोड़े से। बैंकों में भी अभी करवाया ठीक। सर वही मैं कह रहा हूँ आपको। और सर एक लास्ट में, आज आपने मीटिंग की, आपका आभार, धन्यवाद। और मैं निवेदन ये करूंगा, जैसे आपने फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग की है, एक दिन एक ऑफिशियल मीटिंग आप कमीशन में इन पदाधिकारियों को, इनके विभागों को चिट्ठी, जैसे पहले भी एक बार सूरज भान साहब ने भेजी थी, एक ऑफिशियल मीटिंग हुई थी ना हमारे यहाँ कमीशन में, उससे मैनेजमेंट दबाव में आती है। कमीशन बुला रहा है SC स्टेशन के जनरल सेक्रेटरीज को, तो उससे मैनेजमेंट पर दबाव आता है। एक उस मीटिंग के लिए भी मेरा निवेदन रहेगा। तो मैं इससे पहले कि हमारे चेयरमैन इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी एड्रेस करें, हमारे राष्ट्रीय कुबेर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और हमारे नंबर 2 बैंक के जनरल सेक्रेटरी, नंबर 2 बैंक कौन सा है? बड़ा पंजाब नेशनल बैंक, उसके राष्ट्रीय महासचिव भी आ गए हैं, जिनको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। उनका सम्मान रह गया, वो हवाई जहाज से सीधे भी आए। तो मैं कहूँगा अशोक, सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ा रहे हैं माननीय विजय सांपला जी, चेयरमैन अनुसूचित जाति आयोग, हमारे फेडरेशन के वर्किंग चेयरमैन अशोक जी, प्रधान महासचिव KP चौधरी जी, नवनिर्वाचित टीम, डायरेक्टर साहब कौशल जी और बाकी संगठनों के सभी बुद्धिजीवी, मैं समझता हूँ बाकी अपने अपने संगठनों के दो चार लोग जो हैं, वो सारे सर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव टीम के लोग हैं। आज का भी दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज फेडरेशन की शुरुआत कमीशन के ऑफिस में बैठ करके, ये पहली मीटिंग हो रही है जो आज कमीशन के ऑफिस में हो रही है। कल हम यहाँ पर ऑफिस में आए, हमने सिर्फ छोटी सी गुजारिश की। अक्सर आपने एक कमिटमेंट दिया था। कौन सा कमिटमेंट? तो माननीय राष्ट्रपति जी का जो कार्यक्रम हुआ था, ये था कि एक हम ग्रुप फोटो हमारा राष्ट्रपति जी के साथ, भूतपूर्व राष्ट्रपति जी के साथ, पूरी टीम के साथ होगा। अव्यवस्था के कारण वो नहीं हो पाया, लेकिन कल इनको याद दिलाया गया। अक्सर ये अवसर है तो हमारी जो भी नवनिर्वाचित जो टीम है उसके साथ एक इंट्रोडक्शन मीटिंग होनी चाहिए, और उन्होंने देर नहीं लगाई, चाहे 6 बजे भी होगी तो आपके साथ मीटिंग होगी। जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट पूरा किया है, और इसके लिए हम सरकार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो नई टीम बनी है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा, जो जिम्मेदारी हमें मिली है, अगर जिम्मेदारी निभाते हैं तो उस पोस्ट को हम जस्टिफाई करते हैं, नहीं तो जस्टिफाई नहीं करते। इस टीम के जितने भी साथी हैं, कहीं पर भी किसी को कम्युनिकेशन गैप लगे, कहीं पे ये ना लगे कि पारदर्शिता नहीं है,
उस बैठ के इन हाउस बार बार हम डिस्कशन करेंगे और पारदर्शिता के साथ जो टीम के ऊपर लोगों ने भरोसा जताया है उस भरोसे पे खरा उतरने का प्रयास करें। हमारे लिए भारतीय संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज जो हमें मिला है किसी ने नहीं दिया। जो बाबा साहब ने जिस ग्रंथ को रचा, जिसको बनाया, उन्हीं के माध्यम से मिला है और आगे भी जो मिलेगा। इसलिए जो ये संघर्ष, जो लड़ाई हो रही है, भाई संविधान को बचाना है, तो ये संविधान को बचाने के लिए जो ये बार बार हर साल याद दिलाना, याद कराना, चीज़ें तो सारी जगह अपनी अपनी जगह पे विराजमान है। कहीं लाइब्रेरी में है, कहीं कहीं संसद में है, कहीं जगह, लेकिन बार बार नोक करना, बार बार याद दिलाना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे सारे अधिकार, सारे किसी भी तरह के जो न्याय प्रणाली से लेकर के जो आप जगह जगह अपने विभागों में जो लोग झेल रहे हैं, उसका रास्ता भारतीय संविधान ही है। और उस संविधान को निभाने के लिए बहुत से तो मंत्रियों को कहीं न कहीं से पावर मिलती है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ऐसी होती है जिसको डायरेक्टली संविधान से ही पावर लेनी पड़ती है, खींचनी पड़ती है और समाज को उसके हित साधने पड़ते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ आपके पास हैं। कमीशन के चेयरमैन आपके सामने बैठे हैं, उनको आपने सुना होगा, कितने सहज और सीधे से हंसते हंसते आपके काम को निकाल देते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। और दूसरा एसेट जिसके लिए हम इकट्ठा होना जा रहे हैं, आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर भारतीय संविधान कहीं ना कहीं हल्का होगा तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले समय में। इसलिए सभी से गुजारिश है, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से कहीं पर भी संविधान का कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और विशेष रूप से जो 25 तारीख का जो कार्यक्रम है, आप पूरे तहे दिल से, पूरी शान और शौकत के साथ संविधान दिवस को मनाने के लिए आप अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। अंत में, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा, आगे से इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। चौधरी साहब काफ़ी समय खा जाते हैं, बचता ही कुछ नहीं है। ये भी पूछ लो, ठीक कह रहा हूँ ना? गलत नहीं, तो मैं वो नहीं कहूँगा सर, हम अनाउंस करेंगे। वो तो एक्नोलेज करने के लिए गए, वो तो हम कर लेंगे। और अंत में चेयरमैन साहब के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इसी के साथ सभी का, सब लोगों ने भी अपना समय निकाला। सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। अच्छा भाई, कमीशन की तरफ से की जाएगी, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे चेयरमैन साहब का शुरू में हमें 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मौन रखना था। भारती साहब जो हमारे बीच नहीं है, धन्यवाद।